YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आपको मैं अभी क्रैश कोर्स के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने 11th में 12th में पढ़े हैं, परंतु उसमें गहराई से ध्यान नहीं दिए हैं या तैयारी हो चुकी है आपको 11th और 12th की दोनों की, तो आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। साथ में रिवीजन के साथ साथ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज। और अभी तक आपने देखे होंगे कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज हम लोग जो देखेंगे वो है मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला, साथ में स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। और उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको बहुत सारी फायदे होंगे। और जो मोल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे वो आपको याद रखना चाहिए। उन्हीं से रिलेट होकर के ये क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में आपने कल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स इसमें आएगा, शामिल होगा। और साथ में आज नई कुछ बातें होंगी। तो आप मेरे साथ चलिए। हम आज देखेंगे स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, रस समीकरण मिति, इसका मतलब क्या होता है? स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब होता है कि आप कोई रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो उस रिएक्शन में जब वह रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तब सभी के द्रव्यमानों में, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी कंपाउंड्स के आणविक द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या बोला मैंने? कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके अभिकारकों और उत्पादों के आणविक द्रव्यमानों में या द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। यही अनुपात स्टैक्योमेट्रिक कहलाता है। यदि हमें यह पता हो कि एक रिएक्शन बैलेंस है और उनमें से किसी एक का भी हमें मास दे दिया गया हो, द्रव्यमान दे दिया गया हो, तो उनमें बाकी जो बचे हुए जो भी कंपाउंड होंगे उन सब का उस द्रव्यमान के साथ कितना पदार्थ रिएक्शन करेगा और कितना पदार्थ उसमें से वो बनेगा, ये पता चल जाएगा। मतलब मैंने कहा कि अभिकारक है ए, बी, उत्पाद है सी, डी। अगर ए का द्रव्यमान दे दिया गया है तो हम बता सकते हैं कि बी कितना लगेगा, सी कितना प्राप्त होगा, डी कितना प्राप्त होगा। यही कैलकुलेशन कहलाता है स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कुछ एलिमेंट्स है जो काफी महत्वपूर्ण है, उनके एटॉमिक मास आपको ज्ञात होना होगा। आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया गया उसका एटॉमिक मास तो कोई बात नहीं है, लेकिन एटॉमिक मास ना दिया हो तो उस कंडीशन में आपको उसके उस परमाणु द्रव्यमान को याद रखना ही पड़ेगा। और वो कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनके लिए मैंने लिंक दे दिए हैं नीचे, जाइए वहां पे आपको। या मोल जब मैंने बताया था तो उस टाइम बताया था किन किन एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मोल में ये बताया गया है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये कैसे होता है, किस तरह से कर सकते हैं, एक बढ़िया सा छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, उनको आप देखिए। यहां से देखें, एक रिएक्शन है, मान लेते हैं A प्लस B गिव्स C प्लस D। इसमें हम स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन देखेंगे, रस समीकरण मिति कैलकुलेशन। तो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सबका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसके मॉलिक्यूलर मास को M1, इसके मॉलिक्यूलर मास को M2, इसके मान लेते हैं M3 और इसको मान लेते हैं M4। ये इस तरह से, या MA लिख सकते हो, जैसा भी चाहो। अब दूसरी बात ये होगा कि इनके मास W, इसके मास को हम मान लेते हैं W1, इसके B का मान लेते हैं W2, इसी तरह से WC, W3 एंड W4 मान लेते हैं। तो इनमें आपस में संबंध क्या है? यदि इनका मास दिया गया है, यानी कि W1 इज इक्वल टू, चलो 40 दिया है, तो आप दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो सीधा सा मतलब यह है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इनका इनके साथ देखना चाहें या किसी का किसी के साथ भी रिलेशनशिप देखना चाहें तो ये कुछ ऐसे करेंगे। सीधा सा मतलब है W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2, सीधा सा है। या
1 के साथ 2 का संबंध, 1 के साथ 3 का संबंध, 3 का जिसके साथ भी दिया गया हो क्वेश्चन में उनको ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, उसको समझेंगे। ये यही संबंध है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर मुझे बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जा रहा है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट मुझे बोला गया है कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कितने ग्राम? 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इनको गर्म करने पर कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मास मिलेगा या कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा? यह हमारे पास अगर क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला आपको? कैल्शियम कार्बोनेट का 40 ग्राम को अगर गर्म किया जाता है तो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा? कोई भी एक को लेके चलते हैं। चलिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो देखें, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना? m, इसको ले लेते हैं m1। m1 है क्योंकि इसी के साथ रिलेशन देखना है और इनका इनके साथ, तो इनको कोई लेना देना नहीं है, बस रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो देखें m1 हमें पता है, इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 100 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। और इसका कितना आएगा? m2 है, इसको m2 मान लेते हैं, तो इसका आएगा 40 + 16 यानी कि 56। चलिए, अब दूसरी बात यह है कि इसका मास दिया गया है, W1 दिया गया, कितना है? 40 ग्राम दिया गया। तो इसका W2 आपको x मान लेते हैं, उनको कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? मॉलिक्यूलर मास एक का बाय दूसरे का, फिर उसके बाद इक्वल कर देंगे किसके साथ? मास के साथ। तो चलो कैसे हुआ? W1 by W2 is equals to M1 by M2। W1 कितना दिया? 40। W2 कैलकुलेट करना है x, M1 100 by M2 है 56। बस ऐसे ही करना है। तो क्या हो जाएगा? x by 40 सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए, 56 by 100, तो हो गया x is equals to 56 into 40 by 100। ये कट गया, कितना आएगा? बाई 10 यानी कि 222.4 ग्राम। तो हमें ये कितना प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड 22.4 ग्राम प्राप्त होगा। बस इतना ही सरल है और कुछ नहीं। ऐसे ही कई क्वेश्चन आपके पास आएंगे, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चंस। आपको कहीं पे सिंस दैट, जबकि, चूंकि ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत समझ आएगा कि शॉर्टकट तरीका है, बढ़िया तरीका है। चलें, एक क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के अनुसार आयरन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड के अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन और रिएक्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले रिएक्शन, फिर क्या बोलता है देखो, 3 किलोग्राम आयरन को प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम FeO4 को CO के साथ गर्म करना चाहिए? तो चलो देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, नीचे दी गई अभिक्रिया के अनुसार आयरन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त किया गया। मतलब ये बोला गया है कि Fe3O4 की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनका अपचयन कर देती है, तो बनाएगा Fe + CO2, इनका अपचयन हो गया। हमें रिएक्शन दिया गया है, कोई लेना देना नहीं है कि रिएक्शन कैसे करना है। तो रिएक्शन वाली पार्ट आएगा कि मेरे साथ रिएक्शन नहीं बन पाता है, अगर थ्योरी में दिया तो क्या करें। इसके लिए थोड़ा आगे चलें, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई इस तरह की चीज़ों में तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर आयरन है 3 टाइम्स, ऑक्सीजन है 4 टाइम यूज़ कर लिया गया तो 4, और ये इस तरह से 4। ये रिएक्शन बैलेंस है। फिर क्या बोलता है, 3 किलोग्राम इसको प्राप्त करना है, 3 kg। तो W हम इनके साथ, तो क्या बोला गया है, कितने ग्राम लिखा है,
3 किलोग्राम आयरन को प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम Fe3O4 को CO के साथ गर्म करना चाहिए? तो Fe3O4 का द्रव्यमान हमें चाहिए। तो Fe3O4, तो इसको मान लेते हैं W1, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। इसको हमने X ले लिया और इसका हमें W2, इसका 3 kg दे दिया गया, 3 kg दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि हमें ये कैलकुलेट करना, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इनका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। M1 आपको पता होना चाहिए, M2 आपको पता होना चाहिए। M1 मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा जरा देखें। आयरन का आपको कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद कराया गया है, उसमें भी है 2656, इसका एटॉमिक मास 56 होता है। तो अब बताओ इसके लिए कितना आयरन है हमारे पास? आयरन 3 बार है तो तीनों के लिए हो जाएगा 56 × 3। तो कितना हुआ मास? 36 18 8 168। यहां पे कितना होगा? 168। 3 आयरन का तो हो ही गया। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 64 232। तो हमने क्या देखा? चलो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? W1/W2 इज इक्वल्स टू M1/M2। W1 है X, यानी कि आयरन का मास, आयरन ऑक्साइड का मास। फिर उसके बाद है W2 M1 है 232 और W2 की वैल्यू कितनी गई है? 3 किलोग्राम और M2 जो हो जाएगा 168। इसमें प्राप्त हो रहा है 4.14 kg। देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें है क्या? यस, बी। इसका बी ऑप्शन राइट है। इसका बी ऑप्शन राइट है। हो गया कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए जाने पर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा? अभी हम जो क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लेते हैं जैसा क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। CaCO3 को गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। फिर अब प्रश्न क्या है जरा देखें कि 50 का, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं M पहले ले लेता हूं। तो इसका M होता है 100, M1 100 मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपको पता है कैसे होगा। और ये आपने अभी देखा था M2 हो गया 56। और क्या पूछा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आयतन? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बताना है, तो इससे हमको लेना देना नहीं है, तो हमें सीधा इसमें चले जाना। तो इसको M2 मान लेते हैं। इसका M2 44 है। अब मास की तरफ आते हैं तो W1 इज इक्वल टू 50 दिया है और इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसको ग्राम में लिया है तो वो ग्राम में ही वैल्यू प्राप्त होगा। तो चलिए क्या करेंगे? W1/W2 इज इक्वल टू M1/M2। तो कितना? W1 कितना है? 50 बाई X इज इक्वल टू M1 100 बाय कितना है? M2 44। तो ये तो वैसे हो गया 1 जा 2, अब इस तरह से 1 जा 11। तो X इज इक्वल टू 11 ग्राम। तो हमें ये प्राप्त होगा 11 ग्राम। अब आपको वॉल्यूम पूछा गया, आयतन पूछा गया है, वो भी लीटर में पूछा गया है। तो आपको एक संबंध याद होगा मोल के साथ, N इज इक्वल टू W/M,
और n इज इक्वल टू होता है V/22.4। यहाँ पर W जो है ग्राम में है, तो ये ग्राम में ही वैल्यू आई है, तो W की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 11 ग्राम बाय इसका, किसका आपको आयतन याद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, वो भी लीटर में, तो लीटर में मिलेगा। अगर 22.4 लीटर लिखे हो तो इसमें लिखा, अगर 22,400 लिखे हो तो ml में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22.4, तो ये होगा 1 और ये हो गया 2 जी। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखें 22.4 बाय 2 यानी 11.2 लीटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें मिल गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है 11.2 लीटर। क्या ऐसा दिया गया है? यस, इसका बी ऑप्शन राइट है। तो आपने इस क्वेश्चन में आपने दो कैलकुलेशन देखे हैं, एक है स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन और दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशन। तो दो तरह की चीजें आपने देखा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखें। एनटीपी पर हाइड्रोजन के 2.80 लीटर के साथ कॉपर ऑक्साइड की कितनी मात्रा अभिक्रिया करेगी? एनटीपी पर हाइड्रोजन के 2.80 लीटर के साथ कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन के 2.08 लीटर के साथ कॉपर ऑक्साइड की कितनी मात्रा अभिक्रिया करेगी? तो यहां पर आपको बातों को समझना है कि कॉपर ऑक्साइड की कितनी मात्रा के साथ, कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो ये Cu बन गया और ये H2O निकल गया, यानी उसका अपचयन होगा। प्रश्न ये है एनटीपी पर हाइड्रोजन के 2.80 लीटर के साथ कॉपर ऑक्साइड की कितनी मात्रा अभिक्रिया करेगी? कॉपर ऑक्साइड की कितनी मात्रा लगेगी ये पूछा गया है, और इसका वॉल्यूम दिया गया है, मास नहीं दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसका हमें मास की जरूरत, ये हमें x कैलकुलेट करना है, और ये W2 जो है वो हमें अभी नहीं पता है, ये भी जरूरत है। और हमारे पास सबसे पहली बात है कि इसका वॉल्यूम दे दिया गया है एनटीपी पर, और वो भी कितना दिया, 2.80 लीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में, तब जाकर के आगे का कैलकुलेशन करेंगे। और इस जगह पर कैलकुलेशन क्या होगा वो भी देख लें। कॉपर के लिए मॉलिक्यूलर मास होगा, कॉपर का 63.5 होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन होता है 16, तो हो गया 5.9 और ये 79.5 इसका मॉलिक्यूलर मास है। और हाइड्रोजन का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास? M2 होगा 2। सबसे पहले इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसके मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W/m इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। इसको हम इन्हें यहाँ पर W2 का है तो W2 ही कह देते हैं। तो W2 इज इक्वल टू V इंटू M बाई 22.4। अब V की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.8 इंटू M होगा 2 बाई 22.4। ये इसका W हो गया, मास हो गया। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का मास पता लगा लिए हैं, कितना होगा? 16 का 6 हो गया और 4 5.6 बाई 22.4, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.25 ग्राम। अब जो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था कि W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। तो W1 क्या चीज़ है? इसी का तो मास पता लगाना है कॉपर ऑक्साइड का, तो कितना है? X माने हैं हमने इसको, तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, चलो X ही लिख देते हैं। X बाई W2 कितना बताया हमने? 0.25 इज इक्वल टू, यहाँ पर M1 है 79.5 और M2 है यहाँ पर कितना? M2 है 2।
हाइड्रोजन का। तो हो गया x इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 0.25/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.25 मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, चलिए 9.9 ग्राम। तो हमें आंसर मिल चुका है कि अगर कितना वॉल्यूम 2.80 लीटर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन इनके साथ कराई जाए तो हमें 9.9 ग्राम CuO की आवश्यकता होगी, या उतने उसमें से खर्च हो जाएंगे। तो चलिए, तो यहां पर भी दो चीजें हैं, एक है मोल का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ, फिर बाद में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैलकुलेट हुआ, तो दोनों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं कहीं पे सिर्फ मोल के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं पे स्टोइकियोमेट्रिक को रिलेट करके आएगा। अलग अलग जगहों पर कैलकुलेशन का जो है यानी न्यूमेरिकल जो है अलग अलग स्तर पे आएंगे। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में संबंध क्या होगा और n क्या होगा, साथ में मॉलिक्यूलर मास का वेपर प्रेशर के साथ, वेपर डेंसिटी के साथ, मॉलिक्यूलर मास का वेपर डेंसिटी के साथ क्या संबंध होगा, उनके बारे में बातचीत करते हैं। चलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं का जो एक निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात को, उस रेशियो को प्रदर्शित करने वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी यौगिक के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को, उस वास्तविक अनुपात को आणविक सूत्र कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। लेकिन उसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित उनके परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला जो फॉर्मूला होता है, उसको एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आप जानते हो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। यह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जो कार्बन है वो 2 है, हाइड्रोजन जो है वो 4 है और ऑक्सीजन है 2 है। ये इसका एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी 2:4:2 है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो या अनुपात। ये वास्तविक अनुपात है। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका सरलतम अनुपात क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2:1:1 रेशियो होगा, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2। तो इसी एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला सरलतम अनुपात को दर्शाने वाला फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशियो को दर्शाने वाला फॉर्मूला होता है, और वास्तविक अनुपात को दर्शाने वाला, रियल रेशियो को दर्शाने वाला जो फॉर्मूला होता है, उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। बात तो क्लियर हो गई होगी। तब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इस जगह का संबंध होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। यहां पर n क्या है, देखें दोनों के बीच में दोगुना, जैसे मैं आपको बोलूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, तो n जो है उसको हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, पर फिर आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां पर 2 होगा, n की वैल्यू 2 होगा, तभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो एसिटिक एसिड के लिए n की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक बात हुई। तो इस n को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या मोलार मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यानी कि मूलानुपाती द्रव्यमान, मूलानुपाती फार्मूला द्रव्यमान।
चलिए, मॉलिक्यूलर मास 2 गुना यानी कि अणुभार इज इक्वल टू 2 गुना वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। ये सिर्फ गैसों में लागू होगा। तो वेपर डेंसिटी गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ का जो है उनको 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हम इनको नोट कर सकते हैं सिंपल वे में, m इज इक्वल टू 2d। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पूरा जवाब मिल जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको कहाँ से सॉल्व करना है, तो मैंने YouTube में इसके वीडियोस डाल दिए, इनका मैं लिंक दे दूंगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर के लिए मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, उनमें मैंने एम्पिरिकल फार्मूला वाला क्वेश्चंस डाल दिए हैं, इनके न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं। तो आप उनमें जा करके डिटेल्स देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए, क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पे काम करा रहा हूँ ताकि वो रिमाइंड हो जाए। एक क्वेश्चन आप देखिए, किसी गैस का आणविक सूत्र CHN है, वहां पर लिखा है CHN है। यदि गैस का वाष्प घनत्व 29 है, वेपर डेंसिटी 39, वेपर डेंसिटी 39 है, तो यौगिक का सूत्र क्या होना चाहिए। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी पे काम करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान रखो कि इसका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो m इज इक्वल्स टू 2d होता है, तो हो गया 2 × 39। चलिए जो भी है। अब यहां पर बोल रहा है कि CHN, तो n की वैल्यू क्या होगी, ये तो मूलानुपाती सूत्र हो गया CH। तो अणु सूत्र क्या होगा, यहां पर प्रश्न पूछा गया है आणविक सूत्र क्या, यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो आणविक सूत्र के साथ इनका संबंध क्या होता है आपको पता है। तो पहले CH यहां पर मूलानुपाती फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास है CH। तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, तो C का हो गया 12 प्लस H का 1 हो गया, तो ये हो गया 13। चलिए इस तरह से अब क्या करेंगे, यहां पर दोनों का मास हो गया, हमको m भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, तो n की वैल्यू हमको क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं EF एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, या EMF लिख देता हूं। तो और दूसरी बात है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो कितना हुआ, n इज इक्वल टू m है 2 × 39 बाय 13, 13 1 जा 13 3 जा, तो हो गया 6। तो n इज इक्वल टू हो गया 6। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इतना सब इसलिए लिखना पड़ता है, ये तो शॉर्टकट है, बिल्कुल तुरंत बन जाएगा, पर आपको मुझे बताना पड़ता है, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ता है। चलिए ध्यान रखेंगे। तो कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो CH पर n है 6, यानी कि C6H6 इसका आंसर हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा, यानी उस कंपाउंड का सूत्र होगा C6H6, यानी बेंजीन के लिए ये कहा गया था। इसका डी ऑप्शन राइट है। आपको टाइम बचाना होगा तो बीच बीच में जब भी कैलकुलेशन वाली बारी आती है तो कभी कैलकुलेट मत किया करें, सीधा जो सेट बनता है उसको लास्ट में रख करके कैलकुलेट कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन में लगने वाला जो टाइम है वो बच जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए। मैग्नीशियम के यौगिक में 21.9% मैग्नीशियम, 27% फास्फोरस तथा 50.3% ऑक्सीजन होते हैं। यौगिक का साधारण सूत्र क्या होगा। यहां पर ए लिखा है Mg2P2O7, बी है Mg2PO3, सी है Mg2P2O2, डी है Mg2P2O4। तो इस प्रकार से हम इनको देखें कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे।
एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक टेबल जिस पे एक पैटर्न है। इस पैटर्न में हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले रहेगा एलिमेंट्स यानी तत्वों को आप नोट कर लें। फिर जो परसेंटेज दिया गया हो तो उस परसेंटेज को यहाँ पे करेंगे। यदि परसेंटेज क्वेश्चन में ना दिया हो तो उसमें ग्राम वैल्यू दिया गया हो, ग्राम में उसकी मास दिया गया हो, तो उस कंडीशन में उनको परसेंट में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर बोलता है यहाँ पे एटॉमिक, तो क्या भाई परसेंटेज के बाद एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान रखना पड़ेगा, परमाणु भार रखना पड़ेगा। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, आपेक्षिक परमाणु संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। तो ये परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या क्या होगा, परसेंटेज और एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो होगा। यानी इन दोनों का रेशियो जो है A/B जो है वो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, सरलतम परमाणुओं का अनुपात, सरलतम परमाणुओं का अनुपात। फिर उसके बाद आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि एक पूर्ण सरल रेशियो, पूर्णांक में सरल नंबर जो होगा, रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसे हम यहां पे लिखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नीशियम के यौगिक में 21.9% मैग्नीशियम, 27.8% फास्फोरस और 50.3% ऑक्सीजन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दिया जाता है या ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दी जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी बातचीत करेंगे। यौगिक का साधारण सूत्र क्या होगा जरा देखिए। यहां पर दिया मैग्नीशियम और दिया गया है फास्फोरस और दिया गया है ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स दिए गए हैं। मैग्नीशियम है 21.9%, परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं है। फास्फोरस जो है वो 27.8% और ऑक्सीजन जो है 50.3%। अब आपका काम शुरू होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो मैंने आपको लिस्ट में दिए हैं उस लिस्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि वही सब आने वाले एग्जाम में और क्वेश्चन में होना अनिवार्य नहीं है। तो देखें, इसका मैग्नीशियम का होगा 24, फास्फोरस का होता है 31 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, तो आपको परसेंट बाई एटॉमिक मास, तो 21.9/24 कैलकुलेट करेंगे, 27.8/31 और ये होगा 50.3/16। कैलकुलेशन तो आपको करने आना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। मुझे टाइम बचाना है आपको सिखाने के लिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आ रहा है 0.91, यहाँ पर आ रहा है 0.89, यानी कि ये भी 0.9 के आसपास। यह आ रहा है 3.14। अब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो का मतलब होता है इनमें से सबसे छोटा है उनसे सबको भाग देना है। तो चलो ये 0.9 है, 0.9, ये भी 0.9, वैसे के वैसे आप नोट कर लो। और ये है 3.14। इसको छोटी वैल्यू तो यही है इसकी तुलना में, तो इन्हीं से इसको डिवाइड कर दो। वन यहां पर बोल रहा है वैल्यू आ रहा है 3.49। 3.49 है, ये 3.5 के इक्वल है। तो इस तरह से, तो ये हमें वैल्यू मिला 1, ये 3.5 मिला है, यानी कि एक सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। तो सिंपलेस्ट रेशियो होल रेशियो में नहीं है, यानी कि ये सरलतम पूर्णांक अंकों में नहीं है। ये पूर्णांक अंकों में अनुपात क्या होगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो तीनों को, तो क्या होगा 2, 2, 7, 3.5 इंटू 2 यानी कि 7। तो एक सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, सरल रेशियो में आ गया। तो इस तरह से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या क्या दिया है, मैग्नीशियम 2, फास्फोरस 2 और ऑक्सीजन 8। तो ये हो गया Mg2P2O7 मिला। और कुछ दिया है इसमें, यहां पर आपको ना वेपर डेंसिटी दी गई है, ना आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है।
सीधा सीधा जो फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना था, तो ये आपको मिल गया। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। आज की वीडियो आपने देखा है। आज की इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो और जो भी आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन देना चाहिए, हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करके हमने आज क्लास लिया। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम क्लासेस लेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज जितना संभव हो पाया मैंने आपके पास ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लिए हैं। तो इस चैप्टर के इन पार्ट्स को हमने, इन क्वेश्चंस को देखा। हम कल देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पर आज मैं पूछना चाहूँगा, आपसे बातें करना चाहूँगा कि क्या आपने आज की क्लास में कुछ सीखे हैं? यदि हाँ तो बिल्कुल कमेंट करिए और हमें बताइए। और इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हम आगे काम कर सके। आप ये समझिए कि आपके लाइक करने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, और जब भी डिसलाइक मिलता है तो थोड़ी सी हमें उदासी मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ कुछ और करना चाहिए, लेकिन आप बताते नहीं कि क्या करना चाहिए। तो इससे तो कुछ बात बनती नहीं है, सिर्फ डिसलाइक से बात नहीं बनती, बात बनती है तो आपकी मांग पे। अभी ज़रूरत है हमें तैयारी करने की, तो कल देखेंगे। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।